जड़ सृष्टि सजीव कैसे बनती है? ये अनादि युग से चला आया हुआ सवाल है। प्राणमय कोश सूक्ष्म जीवात्मा पर विलेपित होता है, इसलिए जीव दशा के जीवन के लिए ये पानी कहे या जल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दुनिया में पानी के रेणु आप तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सृष्टि में जड़ दशा को सजीव सचित करने वाले पानी के रेणु की परत जब मनोमय कोश को घेर लेती है और यही जल की जेली के कारण मनोमय कोश पर प्राणमय कोश अपना आवरण विलेपित करता है। प्राणमय कोश केवल पानी के परत से बनता है। अंदर जखड़े हुए वायुमय मनोमय कोश पर नियंत्रण करना पड़ता है। उसको हमेशा वायु के ऊपर ही नियंत्रण करना पड़ता है, इसीलिए जलमय कोश कहने के बजाय प्राणमय कोश कहा जाता है। सूक्ष्मांगी मनात्मा सजीव सचेती होता है, लेकिन चेतना शक्ति का प्रमाण प्राणमय कोश के प्रभाव से तय होता है। सबसे पहले बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान, इस विषय का अभी छठा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस भाग में हम अपने शरीर की प्रथम कोशिका कैसी बनती है इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं। इसलिए इस भाग में हम स्थूलांग कैसे जन्म लेता है और बहुकोशिकीय संच कैसे बनते हैं इसे भी संक्षिप्त में जान लेंगे। इसलिए स्थूलांग क्या है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्रकृति मनात्मा के सूक्ष्मांग पर जब दो यानी के आप तत्व और पृथ्वी तत्व, इस दो जड़ भूतों की सहायता से बनने वाले दो बाहरी तामसी पर्दे बनाती है। इस अदृश्य सूक्ष्म मनात्मा को दृश्य रूप करने हेतु प्रकृति बाहरी ये द्विदल स्थूल अंग लेपन अंदर के आनंदात्मा को पहनाती है, जिससे सूक्ष्मांगी मनात्मा दो भूतों के सहयोग से इस भौतिक प्रकृति में जड़, स्थावर यानी कि अचर कहे या निर्जीव कहे एवं अजड़ जिसे हम जंगम कहते हैं और उसके साथ साथ चर और सजीव चेतन जीव ग्रंथि प्राणी भी कहते हैं, ऐसे दोनों प्रकार के स्थूल देहांग यहाँ प्रकृति बनाती है, जिसे सजीव और निर्जीव ऐसे सृष्टि के दो प्रकार बनते हैं, जिसे अध्यात्म शास्त्र में परा और अपरा ऐसे भी माना जाता है। सूक्ष्म मनोमय कोश पर रस रूप यानी कि जल तत्व जिसे हम पानी वाटर या H2O की परत से ये सूक्ष्मांगी मनात्मा यहाँ सजीव चेतन युक्त हलचल विज्ञान देख पाता है या दिखती है। इसलिए इस प्राणमय कोश परिधान करने वाले जीवात्मा को सजीव कहा जाता है। इस सृष्टि में सजीव जीव दशा बनाने के लिए आप तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला पानी यानी कि जल यही मुख्य भूमिका निभाता है। आप तत्व सभी वायु रूप अनुरेणु की एक रसरूप द्रवरूप दशा होती है, लेकिन केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से बने इस रेणु के सहायता से ही प्राणमय कोश बनता है। दूसरे किसी भी रस से ये प्राणमय कोश नहीं बनता है। अनेक धातु है, अनेक वायु है, ये वायु के भी द्रव है, रस रूप भी है, फिर भी उनसे ये प्राणमय कोश नहीं बनता है। प्राणमय कोश बनने के लिए सिर्फ इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोगात्मक बना हुआ पानी का आर्द्रता यानी कि उसका ही ओलेपन से यहाँ ये प्राणमय कोश सूक्ष्म जीवात्मा पर विलेपित होता है। इसलिए जीव दशा के जीवन के लिए ये पानी कहे या जल ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दुनिया में पानी के रेणु आप तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सृष्टि में जड़ दशा को सजीव सचित करने वाले
पानी के रेणु की परत जब मनोमय कोश को घेर लेती है और यही जल की जेली के कारण मनोमय कोश पर प्राणमय कोश अपना आवरण विलेपित करता है। ये प्राणमय कोश केवल पानी की परत से बनता है, फिर भी इसे अंदर जकड़े हुए वायुमय मनोमय कोश पर नियंत्रण करना पड़ता है। उसको हमेशा वायु के ऊपर ही अपना नियंत्रण करना पड़ता है, इसलिए इसे जलमय कोश कहने के बजाय प्राणमय कोश कहा जाता है। सूक्ष्मांगी मनात्मा सजीव सचेती होता है, लेकिन चेतना शक्ति का प्रमाण प्राणमय कोश के प्रभाव से तय होता है, क्योंकि इस प्रकृति में स्थूल धातु भी सूक्ष्म मनात्मा मनोमय कोश के सूक्ष्म देह से जन्म लेते हैं और उससे साथ ही प्राणयुक्त सचेत जीवित सभी सजीव चर प्राणी भी जन्म लेते हैं। जड़ सृष्टि सजीव कैसे बनती है? अभी ये अनादि युग से चला आया सवाल है कि अनादि स्थिति को जड़ कहा जाए तो जड़ से सजीव कैसे बना, उसमें चेतना कैसे आई? इस प्राकृत प्रमेय क्रिया का संशोधन आज भी अनुत्तरित है। कोई भी इसका समाधान कारक जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन प्रकृति में सूक्ष्मांगी मनात्मा ही स्वयं जीवित सचेत एक जीव दशा होती है, इसलिए उसको ही जीवात्मा कहते हैं। उसके अंदर छिपा हुआ जो आत्मांश है यही स्वयं कंपित रहता है, क्योंकि जिस वक्त वो गगन रेशा लांघकर प्रकृति क्षेत्र में आता है उसी क्षण आनंदमय कोश पहनकर वो स्वयं कंपित, स्वयं चंचल, गतिमान, शीघ्र गति से वो इस क्षेत्र में दौड़ते रहता है, जो मन को यानी कि सूक्ष्म लिंग देह को भी चंचल गतिमान रखता है। ऐसा ही विधान अध्यात्म शास्त्र में कई पद्यों में प्रस्तुत किया हुआ है, लेकिन उसके चेतना शक्ति का स्तर सांघिक स्थिति के सक्रियता पर निर्भर होता है। सृष्टि में दिखाई देने वाले सभी भौतिक जड़ जीवों के चेतना स्तर के अलग अलग प्रभाव यहाँ दिखाई देते हैं, जो हमने पिछले भाग में देखा है। जैसे कि पत्थर न्यूनतम निम्न चेतना स्तर का होने के कारण वो स्वयं हलचल कर नहीं सकता, इसलिए उसे जड़ माना गया है। लेकिन उसमें भी चेतना शक्ति कार्यरत रहती है, लेकिन उसका स्तर बहुत 10 यानी कि निम्न स्तर होता है। जैसे जैसे चेतना स्तर बढ़ते जाता है वैसे पौधे, पशु, पक्षी, मानव, देव और ईश्वर परमात्मा ऐसे अनेकों जीव जंतु यहाँ प्रकृति में जन्म लेते हैं। इसके लिए पहला हम प्राणमय कोश कैसे बनता है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये आप तत्व यानी कि जल तत्व से बनने वाली ये आवरण होता है। इसके संदर्भ में हमारे संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि कोश तो ही प्राणमय दिसे प्रत्यक्ष चिन्मय। कहते हैं कि ये जो प्राणमय कोश है ना, प्रत्यक्ष दिखने वाला कोश है, आंख से दिखने वाला कोश है। भले उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखना क्यों न पड़े, लेकिन वो दिखता जरूर है, क्योंकि वो चित्त चेतनामय है। जब सूक्ष्मांगी मनात्मा आप तत्व के संग यानी कि पानी के संपर्क में आता है, तब पानी का ये गीलापन बाहर से जलावरण बनाता है। इस जलावरण से अंशात्मा चेतना युक्त सचेत सजीव दिखाई पड़ती है। इस स्थूलांग की स्वयंचलित हलचल के कारण इन्हें सजीव कहा जाता है और इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से वैज्ञानिक देख पाते हैं। इस कोश को हमेशा पानी के संग रहना पड़ता है। पानी के बिना ये प्राणमय परत प्रकृति को संभालना संभव नहीं होता। जब तक ये मनात्मा पानी के संग रहता है, उसके आर्द्रता के आधार पर ही एक कोशीय प्राणमय कोश सचेत जीव रूप देहाकार बदलते रहते हैं। ये जलावरण पानी के बिना टिकता नहीं है, इसलिए ये पानी के साथ ही रहता है। ऐसे एक कोशिक सूक्ष्म देह में ही जीव जंतु अल्पकाल जिंदा रहते हैं। पानी के उपलब्धि के अनुसार इनका जीवन काल 30 दिन से 120 दिन तक होता है, उससे ज्यादा वो जी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ प्राण शब्द का मतलब है वायु, ऐसा लिया जाता है। लेकिन इस कोश का निर्माण आप तत्व यानी कि जल यानी कि पानी से होता है, इसलिए प्राण शब्द का अगर विग्रह हमने कर लिया तो उससे हम जान सकते हैं ये प्र और
अन ये दो शब्द से मिलता है। प्र उसका उपसर्ग है और अन ये धातु शब्द है। क्योंकि प्र हा उपसर्ग से विशेषता निखरती है, प्रखरता यहाँ संबोधित होती है, और अन धातु से सूक्ष्म हलचल करने वाली और कराने वाली शक्ति का संचार निर्देशक ये धातु शब्द है। इसीलिए प्र उपसर्ग से बने प्राण यानी जो विशेष हलचल करता है और करते रहता है। वैसे तो मनोमय सूक्ष्मलिंगी मनात्मा ही जीवात्मा होता है। मनात्मा स्वयं जीवित होता है, लेकिन जब वो आप तत्व के जल की जेली प्राण वस्त्र पहनता है तब उसकी हलचल दृश्य होती है। वैज्ञानिक उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख पाते हैं। तब ऐसे ग्रंथि कोश में प्राण का संचार हुआ ऐसा माना जाता है। वास्तव में मनात्मा स्वयं वायु रूप होती है, लेकिन जब वो इस आप तत्व के कोश में बंध जाती है और अंदर बंदिस्त कैद होने वाला सूक्ष्मलिंगी मनात्मा की चंचलता हलचल इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देती है। जड़ स्थूल शरीर प्राणमय कोश और अन्नमय कोशिका के संयुक्त रूप से तैयार होता है। जब सूक्ष्म इंद्रियों के साथ मन जल तत्व में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म आत्मा के चारों ओर पानी का एक स्थूल बाहरी जेली कवच आवरण बनता है। अनुकूल वातावरण के कारण चेतना शक्ति जीवनदायी हो जाती है और सूक्ष्म शरीर को स्थूल जीवन चेतना प्रदान करती है। बदले में मन अपनी स्वतंत्रता खो देता है, क्योंकि प्राण के अधीन होकर सीमित हलचल उसको करनी पड़ती है और एक अस्थायी स्थूल जीवन जीने वो लगता है। यही प्राण शक्ति मन की सुप्त 10 इंद्रियों में संचार करती है। अब ये अन्नमय कोश यानी कि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। लेकिन ये अन्नमय कोश यानी कि भूतत्व का जो रसायन है, जो पानी में विद्राव्य होता है, यानी कि जल विद्राव्य जो रासायनिक कंपोजिशन है या रासायनिक पदार्थ है, उसे ही भूतत्व कहा जाता है। और ये अन्नमय कोश इसीलिए उसको कहा जाता है, ये भूतत्व से मिलकर और पानी में विद्राव्य घटक से बना होता है। यानी कि प्राण कोश जब प्राणात्मा कोशिकाएं अगर एक साथ स्वयं संचालित बहुकोशिकाएं संगठित देह के रूपाकार में रहने की ठान लेते हैं, तब प्रकृति उस कुशल प्राणात्मा को ऐसे यंत्रवत चलने वाले 10 अवयव युक्त शरीर संगठन बनाने की अनुमति देती है। तब वो दिव्य आत्मा अपने मन बुद्धि के साथ पानी के अंदर या बाहर बहुपेशीय देह संगठन बनाकर कुछ साल इस देह यंत्र को चला सकती है। इसे भूचर, जलचर, खेचर ऐसे 3 प्रकार के जीवन प्रणाली कही जाती है। ऐसे 84 लक्ष योनि में पुनर्जीवित जीवन जीने वाले कई अन्नकोश के स्थूल देहांग इस पृथ्वी ग्रह पर जन्म लेते हैं। जहाँ जैसी संधि मिलती है, वहाँ जो भी परिस्थिति जन्य अवस्था प्राप्त होती है, उस प्रकार का देह संगठन वो मुख्य सूक्ष्म लिंगी मनात्मा बना लेता है। तब अल्पायुषी प्राणात्मा सांघिक बहुकोशिकीय देह नगरी बनाकर अपनी कुशलता से दीर्घायु जीवन जी सकता है। उद्भिज खदान में यही मनात्मा वृक्षों के रूप में ज्यादा से ज्यादा 500 से 1000 साल भी जिंदा रह सकता है। भूत तत्व के अधिभार से विलेपित होने वाले इस 5वें भूत तत्व के कोश को अन्नमय कोश कहते हैं, क्योंकि इस बहुकोशिकीय देह संगठन चलाने के लिए बाहर से जड़ अन्न सेवन करने की जरूरत होती है। इसलिए एकनाथ महाराज कहते हैं, अन्नमय कोश पर ब्रह्माचा विकास। यही अन्नमय कोश यानी कि उसी पर ब्रह्म स्थिति का ये प्राकृतिक विस्तार और विकास होता है। ऐसे अपनी रचना में संत एकनाथ महाराज कहते हैं, 5 कोश के साथ बहुकोशिकीय जन्म लेने वाले स्थूल देहात्मा को ही यहाँ परब्रह्म का पूरा भौतिक विकास माना जाता है। भूस्थलीय वातावरण के अनुरूप जब प्राणमय कोश और अन्नमय कोश का संयुक्त एक साथ विकास होता है, तब
एक एक कोशिका एक साथ मिलकर सजातीय बहुसंख्य मनात्मा का बहुकोशिक संगठन करके एक साथ अरबों खरबों कोशिकाएं प्राकृत नियम से एक दूसरे को सहयोग करके यहाँ अपना जीवन जीने की कोशिश करती है। तब स्थूल बहुपेशीय महाकाय देह के रूप में कोई जीव जारज खदान में, अंडज खदान से या उद्भिज खदान से खरबों कोशिकाओं का संगठन तैयार करके यहाँ ये भव्य देह संच दीर्घायु जीवन जीने की कोशिश करता है। प्राणमय कोश में केवल एक पेशीय स्वेदज खदान के जीव पैदा होते हैं। बाद में महाकाय बहुपेशीय असंख्य प्राणमय कोशिकाओं के सहयोग से स्वयंचरित समूह देह नगरी बनाकर चलाते हैं। मानव का देह संगठन का विचार किया जाए तो आरंभीय पुरुष के वृषण ग्रंथियों ने खून में से एक लाल कोशिका और एक श्वेत कोशिका, दो कोशिकाओं का एक यूनियन बनाकर स्वेदज प्राणमय कोश की तैरने वाली शुक्राणु कोशिका बनकर वीर्य के जलावरण में त्रिगर्भ में फेंकी जाती है और वही शुक्राणु स्त्री के गर्भ में बहुत दूर रहने वाली फिलीपींस ट्यूब के अंदर बनी हुई बीजांड के साथ मिलकर सम्मिलित होकर यहाँ बहुकोशिकीय संगठन बनाने का नियोजन प्रयोजन किया जाता है और एक कोशिका से विभाजित होकर उर योनि से असंख्य मनोमय त्रिगुण जीव दशा इस जारज खदान में खरबों प्राणमय अधिक अन्नमय कोश के संगठन से पूरा देह जन्म लेकर गर्भ के बाहर स्थूल देह सांघिक रूप में तैयार होता है। इस प्राकृतिक गुह्य प्रक्रिया को बताने हेतु संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है, आणि शुक्र शोणिताचा सांधा मिळता पाचाचा बांधा वायु तत्व दशधा एकची झाले। शुक्र पेशी और शोणित यानी कि बीजांड का मिलन होते ही पंच महाभूतों के सहयोग से मुख्य मनोमय कोशस्थ आत्मा अपने वायु तत्व में गुप्त 10 इंद्रियों का विभाजन करके सभी इंद्रियों के लिए अलग अलग अवयव बनाकर बहुकोशिक देह संगठन बनकर इसका नियंत्रण मन बुद्धि के स्वाधीन किया जाता है। तब वही मनात्मा इस देह नगरी में अपने अधिकार चलाता है। आरंभिक एक ही प्राणमय कोश के विभाजन से वातावरण में भटकने वाले कई मनोमय कोश को निमंत्रित करके इस प्राणमय जेली में निवास करने के लिए बुलाया जाता है और इस प्राणमय कोशिक बिस्तर में उन्हें स्थापित करके बिठा कर नए नए जीव दशा यानी कि जीवात्मा को संगठित किया जाता है और इस संगठन का अल्पकालिक जीवन जो होता है वही उर योनि से इस देह संगठन को दीर्घकालिक दीर्घायु बनाता है। तब यह देह एक संग दशेंद्रियों के साथ इस स्थूल देह में अभिव्यक्त होता है। इसके बारे में अधिक ज्यादा जानकारी आगे खदान के भाग में विस्तार से हम समझ लेंगे। अभी इतना पर्याप्त है कि बहुपेशीय स्थूल देह में कुशल संगठन व्यवस्था विकसित होती है। प्राण कोश के साथ आत्मा ही जीवित स्थिति का आनंद लेती है। अर्ध पारदर्शक ये जल जेली आवरण और जल विद्राव्य रासायनिक घटकों का ये संगठन हरेक पेशी में मन बुद्धि के साथ सूक्ष्म लिंग देह के साथ अपना जीवन बिताता है और इस संवेदनशील कोशिकाएं ये सूक्ष्म होती है। इन्हें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से देखने में आज विद्यमान वैज्ञानिकों ने माहिरत हासिल की है। या पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में भी सहजता से देख सकते हैं, उन्हें पहचाना जाता है। जीवित कोशिका में पैदा होने वाले एकल कोशिका वाले बीज जीव अपनी अधिकांश आबादी बनाते हैं और बहु कोशिकाएं संगठन करके देह का बहु विस्तार करते हैं। उदाहरण के लिए लार्वा, कीट, मकड़ी, जीव समय समय पर उद्भिज, अंडे या जारज खदान के असंख्य जड़ शरीर में पैदा होते हैं। हर एक कोशिका का विभाजन सुर, नर और उर इस 3 योनियों के माध्यम से होता है। तो विस्तार देख लेंगे आगे वाले भाग में। इसकी जानकारी हम परमात्मा स्वयं प्राप्त आत्माओं सूक्ष्म कण रूप है माया शक्ति बुद्धिमान आत्मा के माध्यम से प्रेषित होती है। सूक्ष्म 10 इंद्रियों का स्वामी स्वयं मानसिक वायु कोशिका बुद्धि के साथ 10 इंद्रियों में विभाजित होकर स्वयं इस देह नगरी का स्वामी मन बन जाता है और उसके ही आदेश से ये पूरी देह नगरी चलती रहती है। मन स्वयं प्राण कोश को सचेत चेतन करता है और असंख्य ग्रंथियों के साथ भौतिक जीवन जीता है। अन्न से बने
अवयव रूप अंगवस्त्र इंद्रिया पहनती है। आदिम आत्मांश 2 सूक्ष्म और 2 स्थूल भौतिक परत वाले वस्त्र पहनकर प्रकृति में एक अद्भुत स्वयंचलित सांगिक बहुकोशिकीय महाकाय यंत्र में खरबों मांसल पेशी को विशिष्ट आकार का गुच्छ वसाहत बनाता है। अब ये स्थूलांग का जो विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, मुझे लगता है स्थूलांग समझने के लिए इतना पर्याप्त है और अभी हम इसी जगह पर विराम लेंगे। आगे के भाग में हम यही बहुकोशिकीय संगठन का निर्माण कारखाने में कैसा होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तब यहीं पर हम ये इस भाग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।